नमस्कार। सामंतवाद के पतन के बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब तक हमने समझा कि किस तरीके से क्रूसेड्स यानी कि धर्म युद्धों ने सामंतवाद के पतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके बाद हमने ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में बात की कि किस तरीके से प्लेग के प्रकोप ने यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन लाए और जिसने सामंतवाद के अधोपतन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। आज हम बात करने वाले हैं सामंतवाद के पतन के अगले कारण 100 ईयर्स वॉर, जिसे हम हिंदी में शतवर्षीय युद्ध या 100 वर्षों का युद्ध भी कह सकते हैं। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। क्योंकि ये 100 वर्षों तक चला तो जैसा कि ऑब्वियस है ये एक सीरीज ऑफ बैटल्स था, इसमें बहुत सारे युद्ध लड़े गए। 1337 से 1453 के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था और कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांस में, डिस्प्यूटेड लैंड्स जो थी फ्रांस की वहाँ पे, और फ्रांस की जो लैंड है, फ्रांस की लैंड के कुछ एरिया पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही उस एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे। इसलिए ये 100 वर्षों का जो युद्ध है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। जैसा कि आप नीचे यहाँ मैप में देख भी पा रहे हैं इंग्लैंड और फ्रांस की पोजीशन क्या है और किस तरीके से ये युद्ध लड़ा गया होगा। तो ये जो शतवर्षीय युद्ध है इसमें इंग्लैंड की जो डायनेस्टी थी और उस वक्त फ्रांस की जो डायनेस्टी थी, इन दोनों की लगभग 5 जनरेशन इस युद्ध में इन्वॉल्व रही। क्योंकि ये 100 वर्ष एक बहुत ही लंबा पीरियड है तो इसमें उनकी 5 जनरेशन्स जो थी वो निकल गई। तो ये तो हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की। अब हम समझते हैं इस युद्ध के बैकग्राउंड के बारे में। जैसा हमने कहा कि ये 1337 से 1453 तक लड़ा गया एक श्रृंखला है ये युद्धों की। क्यों लड़ा गया इसके कारण को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली उस समय पर इंग्लैंड में जो मोनार्की रूल कर रही थी, जो राजवंश रूल कर रहा था, उसका ओरिजिन फ्रांस से हुआ था। तो क्योंकि उनका ओरिजिन फ्रांस से था तो वो फ्रांस के राजा के अधीन सामंत थे और सामंत होने के नाते उनकी फ्रांस में कुछ जमीन उनकी फीफ के तौर पर विद्यमान थी। तो जब वो इंग्लैंड के मोनार्क बन गए, इंग्लैंड के रूलर बन गए, उसके बाद भी उनका ये जो एरिया था फ्रांस में जो उनकी फीफ थी वो कायम रही। तो फ्रांस में ये जो फीफ थी इस वजह से इंग्लैंड के मोनार्क एक तरीके से फ्रांस के फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, यानी कि फ्रांस का राजा एक तरीके से उनसे सुपीरियर हो गया। लेकिन लेटर ऑन हम देखते हैं कि ये चीज़ें आगे चल करके थोड़ी ब्लर होती जाती हैं, धूमिल होती जाती हैं और इंग्लैंड का मोनार्क जो है वो अपने आप को फ्रांस के रूलर के अंडर नहीं मानता है और फ्रांस में उस डायनेस्टी की जो फीफ्स हैं उन पे इंग्लैंड भी कंट्रोल करना चाहता है और फ्रांस का राजा भी कंट्रोल करना चाहता है। फ्रांस इस बिहाफ पर कंट्रोल करना चाहता है कि ये एरिया जो है वो उसकी टेरिटरी का पार्ट है, उस नेशन का पार्ट है। जबकि इंग्लैंड की जो डायनेस्टी है वो इसलिए उन फिफ्स पे कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि वो ओरिजिनली वहाँ से बिलोंग करते थे। तो इस बात को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट या दोनों में विवाद एक तरीके से होता रहता था। जब फ्रांस का राजा फिलिप 6 बना तो उसने ये डिक्लेयर किया कि इंग्लैंड के राजा एडवर्ड थर्ड की जो फ्रांस में फिफ्स हैं या फ्रांस में उनका जो एरिया है वो एक्चुअली फिलिप 6 का ही एरिया है, वो उस पर फिलिप 6 का ही कंट्रोल है। तो इस बात पर फ्रांस में युद्ध छिड़ गया, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। अब स्टार्टिंग की जो लड़ाइयाँ हुई इस 100 ईयर्स वॉर्स में, उसमें इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट रहे, ज़्यादा पावरफुल रहे, वो लड़ाइयाँ जीत रहे थे। तो इस कारण से फ्रांस क्योंकि लगातार हारता जा रहा था तो फ्रांस में एक 13 साल की एक लड़की थी, किसान लड़की जिसका नाम जॉन ऑफ आर्क था। वो एक कैथोलिक चर्च को बिलोंग करने वाली लड़की थी और उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि उसे अपने देश को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। तो इसलिए उसने वो उस समय फ्रांस के जो राजा थे उनसे मिली और उन्होंने किंग चार्ल्स को कन्विंस किया कि उसे नाइट का एक स्टेटस प्रदान किया जाए ताकि वो फ्रांस की आर्मी की तरफ से लड़ सके। और वो फ्रांस की आर्मी की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी बैटल ऑफ ऑर्लियंस में, जो कि 1429 में हुआ। और इस 1429 की इस बैटल में जॉन ऑफ आर्क की बदौलत फ्रांस की आर्मी जो है वो इंग्लैंड की आर्मी को परास्त करने में सफल रही। हालांकि बाद की बैटल्स में जॉन ऑफ आर्क को अंग्रेजों के द्वारा बंदी
बंदी बना लिया गया और बाद में उसे हेरेटिक यानी कि विद्रोही घोषित करते हुए उसका कत्ल भी कर दिया गया। लेकिन इन सब ने फ्रांस में एक बहुत ही एजिटेशन को बढ़ावा दिया, विद्रोह को बढ़ावा दिया। उनके लिए ये जो लड़की थी जॉन ऑफ आर्क, वो एक तरीके से नेशनल हीरोइन थी। उसे बाद में कैथोलिक चर्च के द्वारा सेंट की भी उपाधि दी गई। तो एक तरीके से जॉन ऑफ आर्क ने फ्रांस के लोगों में पेट्रियोटिज्म की, नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने का कार्य किया। तो ये जॉन ऑफ आर्क के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं, क्योंकि 100 ईयर्स वॉर्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझने वाले, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसका इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या रहा है फ्यूडलिज्म पे और इन जनरल। तो हम पहले इन जनरल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। 100 ईयर्स वॉर्स क्योंकि 100 सालों तक चलने वाला, एक लंबी पीरियड तक चलने वाला ये युद्ध था, तो इसके इम्पैक्ट भी ज़्यादा प्रभावशाली हुए। इसकी वजह से सबसे पहला फैक्टर तो ये रहा कि फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में जो पावर था वो अब उनके हाथ से निकल करके मोनार्क्स के हाथ में और कॉमन पीपल के हाथ में चला गया। क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स 100 सालों तक युद्ध ये जो हुआ, इसमें मोनार्क ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, दो डायनेस्टी के बीच में युद्ध लड़ रहा है, तो इसने पावर को फ्यूडल लॉर्ड से मोनार्क और कॉमन पीपल तक पहुंचाने का कार्य किया। क्योंकि इतने लंबे समय तक ये युद्ध चला, तो जो दोनों साइड के राजा थे उनको धन की आवश्यकता थी इस युद्ध को लड़ने के लिए। तो उन्होंने टैक्सेस के थ्रू ये जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स, वो कलेक्ट किए और अपनी प्रोफेशनल आर्मीज भी बनाई। अब क्योंकि राजा की अपनी प्रोफेशनल आर्मी हो गई, तो उस वजह से उसे अपने नोबल्स पर यानी अपने फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। तो जो नाइट्स थे उनकी इंपॉर्टेंस एक तरीके से कम हो गई। अब ये जो 100 ईयर्स वॉर है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो शिफ्ट है वो है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में चेंज आए। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में चेंज इस दो वजहों से आए। एक तो लॉन्ग बो यानी कि एक लंबे धनुष का आविष्कार इस समय पे हुआ, और वो जो लॉन्ग बो था वो जो घुड़सवार प्रोफेशनल योद्धा है जिसे हम नाइट के नाम से जानते हैं, उसके अगेंस्ट एक इफेक्टिव वेपन साबित हुआ। इस लॉन्ग बो से नाइट को हराया जा सकता था, तो इस वजह से नाइट की इंपॉर्टेंस कम हो गई। और दूसरा, मंगोल जो थे, चाइना से गन पाउडर यानी कि बारूद का आविष्कार हुआ था, और वो बारूद का जो आविष्कार हुआ था वो धीरे धीरे यूरोप तक भी पहुंचा। तो इस बारूद का प्रयोग तोपों के द्वारा किया जा सकता था, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स के केसल यानी कि किले होते थे उनके अगेंस्ट बारूद से भरी हुई ये तोप के जो गोले होते थे उनको दागकर उनके किलों को कमजोर किया जा सकता था। तो इस वजह से किलों की अहमियत भी कम हो गई, क्योंकि पहले वो प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए बनाए जाने लगे थे, लेकिन अब क्योंकि तोप के माध्यम से उन किलों को ढहाया जा सकता था, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस भी कम हो गया। तो नाइट्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया, फ्यूडल लॉर्ड्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया, पावर जो है वो फ्यूडल लॉर्ड से मोनार्क के हाथ में चला गया है। और जैसा हमने जॉन ऑफ आर्क के बारे में बात की, तो एक नई तरीके की नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो इमर्ज हो रही है दोनों ही कंट्रीज में, इंग्लैंड में भी और आपके फ्रांस में भी। और वहाँ की जो आम जनता है जिसकी लॉयल्टी पहले अपने लोकल लॉर्ड के प्रति थी, जो अपने नज़दीक का फ्यूडल लॉर्ड था जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था एक तरीके से, अब वो लॉयल्टी उस फ्यूडल लॉर्ड से शिफ्ट होकर के मोनार्क के पास चली गई, यानी कि राजा के पास चली गई। तो इससे एक तरीके की नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है। इस वॉर ने, 100 ईयर्स वॉर ने फ्यूडलिज्म को किस तरीके से इम्पैक्ट किया, तो जैसा कि हमने बात की, जो बात हमने की उसी का हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसने किस तरीके से पावर को फ्यूडल लॉर्ड्स और नाइट से शिफ्ट कर दिया मोनार्क्स और कॉमन पीपल की तरफ। क्योंकि हमने देखा कि इंग्लिश आर्मीज और फ्रेंच आर्मीज दोनों एक तरीके की प्रोफेशनल आर्मीज जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब दोनों ही राजाओं को, इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी, राजा को ज़रूरत नहीं है नाइट्स की या फ्यूडल लॉर्ड्स की। मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि ये एक लॉन्ग बो का आविष्कार हुआ और गन पाउडर की सहायता से कैनन्स का यूज़ करके, तोप का यूज़ करके फ्यूडल लॉर्ड्स के जो कैसल थे उनको कमज़ोर किया जा सकता था। तो इस टेक्नोलॉजी के कारण भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक चेंज मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, और एक नई तरीके की नेशनलिज्म की फीलिंग की हमने बात की। तो इन सब ने सम्मिलित रूप से क्या किया, फ्यूडलिज्म के पतन में अपना योगदान दिया, और इन सबसे फ्यूडलिज्म जो कि ऑलरेडी एक कमज़ोर संस्था अब तक बन चुकी थी वो और कमज़ोर होती जा रही है। तो ये हमने बात की 100 ईयर्स वॉर्स क्या थी और उसका किस तरीके से फ्यूडलिज्म पर इम्पैक्ट आता है और फ्यूडलिज्म और किस तरीके से कमज़ोर हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले जो कारण है फ्यूडलिज्म के डाउनफॉल के, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।